अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा लेसन है वो लेसन नंबर 36 SOC 301 में से ले रहे हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ इंक्वायरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी अब हम लोग बिठा रहे हैं वो, तो उनकी क्या पावर्स होती हैं, उनके पावर्स के बारे में तो जानना है हमें। टू समन एंड एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, उनके उनके अंदर ये इख्तियार होता है, वो किसी भी पर्सन या किसी भी इंसान की जो है ना वो अटेंडेंस या वो उसको बुलाएं तो वो ज़रूरी मतलब कि इन्फोर्स कर सकते हैं किसी भी बंदे को आने के लिए। टू रिक्वायर द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन, किसी भी डॉक्यूमेंट की जो डिस्कवरी है, मतलब कि कोई अगर ईमेल है तो वो इस डेट पे कब आया है, ये मतलब कि उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी डिस्कवर कर सकेंगे ये डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन की फेक तो नहीं है डॉक्यूमेंट। टू रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट्स पे एविडेंस हो। टू रिकॉर्ड एविडेंस टू रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो इनकी इंक्वायरी कमेटी शैल हैव द पावर टू इंक्वायर द मैटर्स ऑफ हरासमेंट एंड इंसेक्ट, वो इन पावर्स के थ्रू जो है ना इंक्वायर कर सकते हैं उन हरासमेंट एक्ट्स को। टू गेट द कंप्लेन और द एक्यूज मेडिकली, और जो भी कंप्लेनेंट है या जो भी एक्यूज है उसको वो मेडिकली एग्जामिन करवा सकते हैं किसी भी अथोराइज डॉक्टर से, अगर वो क्या नाम है ज़रूरी होता है वहाँ पर, अगर कोई केस ऐसा है। और पेनल्टी भी वो क्या नाम है, किसी भी जो अक्यूज़ है ना उसके ख़िलाफ़ जो अप्रोप्रिएट पेनल्टी है ना वो उसके ख़िलाफ़ वो उनके पास ये भी पावर हो सकती है कि वो भी वो कर सकते हैं। within the meaning of subsection 4 of section 4, the inquiry committee may recommend to ombudsman for appropriate action against the complainant if any, अगर वो क्या नाम है वो इंक्वायरी कमेटी जो है ना रिकमेंड कर सकती है अम्यूजमेंट को कि अगर जो भी कंप्लेनेंट है ना अगर उसकी एलिगेशन मतलब कि रॉन्ग है, उसने वैसे ही उस बंदे को ना तंग करने के लिए ये झूठा इल्ज़ाम वो तान लगाया है, तो उसकी जो इंटेंशन थी वो मेलाफाइड इंटेंशन थी, तो उसके खिलाफ भी वो कार्रवाई कर सकते हैं, कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। और वो जो कमेटी की जो क्या नाम है प्रोसीडिंग्स है उनको कॉन्फिडेंशियल भी रख सकते हैं। अब है अपील अगेंस्ट माइनर एंड मेजर पेनल्टीज़। अब माइनर और कुछ माइनर पेनल्टीज़ होती हैं, कुछ मेजर पेनल्टीज़ होती हैं, और जो पेनल्टीज़ हैं 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है ना इम्पोज की जाती हैं किसी भी रिटन डॉक्यूमेंटेशन के डिस्कशन के ऊपर, जो कि और डिस्कशन प्रेफर टू जो कि एम्बुड्समैन को जो भी वो प्रेफर करते हैं ना कोई भी उसको डिसीजन, तो वो 30 डेज़ के अंदर अंदर इम्पोज करते हैं अंडर सेक्शन 7। और जो कंप्लेनर है अगर वो कहता है कि नहीं ये डिसीजन गलत है, वो भी 30 डेज़ के अंदर अंदर दोबारा अपील कर सकता है एम्बुड्समैन को। The appeal authority may, on consideration of the appeal and any other relevant material, जो अपीलेट अथॉरिटी होती है ना वो फिर कंसिडर कर सकती है उस अपील को 30 डेज़ के अंदर अंदर। और फिर वो जो है ना दोनों पार्टीज़ को जो है ना उनको मिलेगा ये फिर। until such a time the amendment is appointed to the, अगर वो डिस्ट्रिक्ट अच्छा जी, अगर एम्बुड्समैन जो है ना फॉर एग्जांपल अगर नहीं है उसको दिया गया था टास्क के, तो अगर वो एम्बुड्समैन के पास जाते हैं बंदे के, हमें जो है ना ये जो डिसीजन है ना ठीक नहीं है, और वो जो एक्यूज़ है वो बंदा कहता है कि डिसीजन ठीक नहीं है, या जो कंप्लेनेंट है वो अगर उसके खिलाफ डिसीजन आता है तो वो कहते हैं अब दोबारा वो एम्बुड्समैन के पास जाते हैं। अब अगर एम्बुड्समैन जो होता है वो अगर नहीं होता तो वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी होते हैं ना अपॉइंटेड उधर जाते हैं, वहाँ पे अपनी ना अपील रखते हैं। और फिर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है ना फिर उनकी जो वो फिर एक एम्बुड्समैन को अपॉइंट करती है और फिर उसको केस ट्रांसफ़र करती है। और जो फिर एम्बुड्समैन होता है ना अम्बुड्समैन वो होता है वो जो पेंडिंग केस जहाँ से रुका होता है ना वो वहीं से दोबारा से फिर शुरू करता है। अब हम लोग ने एम्बुड्समैन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब एम्बुड्समैन होता क्या है, एम्बुड्समैन होता क्या है, उसके पास क्या पावर है कि गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो बेशक फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, जो कि या ये बंदा जो होता है ना जो जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होता है, ये जज होता है हाई कोर्ट का जज होता है, या तो उसकी क्वालिफिकेशन ना हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। और वो जो अम्बुड्समैन है वो स्टाफ हायर कर सकता है,
जो भी वो जो पर्पज़ है, मतलब उसका जो मकसद क्या है, ये वो जो हरासमेंट का केस है उसके खिलाफ जो निकालना है, उससे एविडेंस निकालना है, उनको वो हायर कर सकता है स्टाफ एविडेंस निकालने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। और फिर जो जो गवर्नमेंट है ना, वो उस उन जो भी स्टाफ वो अपॉइंट करेगा, उन सबकी फाइनेंस जो भी तनख्वाहें वगैरह वो गवर्नमेंट ही देगी। अम्यूसमेंट टू इंक्वायर इनटू कंप्लेंट। अब जब उनके पास कंप्लेन आ गई तो वो कैसे, अब उनके पास ऑप्शन होती है, अम्यूसमेंट के पास ऑप्शन होती है कि वो जो कंप्लेन है ना, वो या तो एम्बुलेंस पर्सन को दे या तो इंक्वायरी कमेटी को दे दे। अगर एम्बुलेंसमैन का काम होता है कि वो 3 दिन के अंदर जब कंप्लेंट उसके पास आती है, जो एक्यूज है ना उसको नोटिस भेजे। द एक्यूज आफ्टर रिसिप्ट ऑफ रिटन नोटिस शेल सबमिट। अच्छा जी, जो एक्यूज होता है ना, फिर उसको एम्बुलेंसमैन को 5 डेज़ के अंदर अंदर ना दोबारा अपने डिफेंस में लिख के देना पड़ता है। और अगर वो इस काम में फेल हो जाता है, वो नहीं देता, तो उसको वो जो एम्बुलेंस पर्सन होता है वो उसको एक्स पार्टी कह देता है। द एम्बुलेंसमैन शेल कंडक्ट एन इंक्वायरी टू इनटू द मैटर अकॉर्डिंग रूल्स के मुताबिक ही वो जो है ना इंक्वायरी कर सकता है, जो इस एक्ट के अंदर हैं जो रूल्स उनके मुताबिक, और प्रोसीडिंग भी इसी के मुताबिक चला सकता है। अगर इसमें इसमें किसी उस बंदे को, एम्बुलेंसमैन को या एम्बुलेंस पर्सन को, अगर किसी ऑफ मेरे को एन ऑफिस, कोई ऑफिस चाहिए हो या मेंबर चाहिए हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, इस इंफॉर्मेशन लेने के लिए या किसी भी डॉक्यूमेंट को या कोई भी एविडेंस लेने के लिए, तो वो उनकी मदद ले सकता है, जो कि वो समझता है। और वो कहीं भी जा सकता है, क्या नाम है, कहीं भी जा सकता है एविडेंस लेने के लिए। और वो ये कह सकता है कि ये क्या पता केस के लिए रेलेवेंट हो इन्फॉर्मेशन, तो वो जा सकता है। और एम्बुलेंसमैन जो अपना डिसीजन है रिकॉर्ड करेगा, और बोथ पार्टीज़ को, जो दोनों पार्टीज हैं उनको बताएगा। रिप्रेजेंटेशन टू प्रेसिडेंट और गवर्नर। अगर कोई भी पर्सन है वो एग्रीवेट हो जाए इसके डिसीजन से एम्बुलेंसमैन के, तो वो सेक्शन अंडर सब सेक्शन 5 और सेक्शन 8 30 डेज़ के अंदर, उस डिसीजन के 30 डेज़ के अंदर वो या तो उस इलाके के प्रेसिडेंट के पास जाएगा या तो वो गवर्नर के पास जाएगा और उनके आगे अपना केस रख देगा और कहेगा मेरी तो कहीं भी सुनी नहीं गई, रोना रोना रोएगा। पावर्स ऑफ एम्बुलेंसमैन। अब उसकी पावर्स क्या है, क्या नाम है, उसकी सेम पावर्स हैं जैसे कि सिविल कोर्ट की होती है, अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908। ऐसी उसकी सेम पावर्स होती हैं। समनिंग एंड एनफोर्सिंग, किसी भी बंदे को वो समन कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है और एग्जामिन कर सकता है कि आओ और अभी आके जो है ना विटनेस, अभी आके बताओ कि क्या हुआ था, एविडेंस पेश करो, या कोर्ट में आओ या कहीं भी आओ जहाँ पे भी वो बुलाए, जैसे ऊपर पढ़ा था। कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस की प्रोडक्शन कहाँ से हुई है, ये एविडेंस सही है या नहीं सही। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स पे करे। इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। जो भी विटनेस हैं, जो भी एविडेंस है, उसके लिए कमीशन भी वो कायम कर सकते हैं। एंटरिंग एनी प्रेमिसेस फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग एनी इंस्पेक्शन। कहीं भी वो एंटर हो सकते हैं, कहीं भी वो जा सकते हैं कि हाँ हमें, और उनको कोई रोक नहीं सकता कि हमने इधर जाना है, और ये वो बिलीव करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो हमें केस के मुतालिक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और उसकी सेम पावर्स होती हैं जैसे कि हाई कोर्ट की होती है पनिश करने के लिए उस पर्सन को सेम पावर्स होती हैं उसकी, जैसे कि हाई कोर्ट में होती है जज की। और वो माइनर पेनल्टीज़ भी डाल सकता है और मेजर पेनल्टीज़ भी डाल सकता है अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 4। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम कर रहा है, उसके ऑनर है जो, उसका ये काम है कि वो ये जो एक्ट है 2010 का, वो इनको जो वुमेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट है एट द वर्क प्लेस, इसको लगाए, इसको उनको के, और उनको बताया कि ये हमारे इधर किसी भी तौर पे जो है ना, ये ऐसा काम हरगिज़ भी अच्छा नहीं है, मतलब जायज़ नहीं है, ये गलत काम होगा, हरासमेंट कोई नहीं कर सकता। और उनको ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना वो दिखाए और एक्ट बताए। और जो मैनेजमेंट है उसका ये काम होता है कि वो इस कोड को, इस एक्ट को इंग्लिश में भी लगाए, और और एम्प्लॉयर जहाँ पे वो जो बंदे उस काम कर रहे हैं वो
बलोची हो, उर्दू स्पीकिंग हो, जो भी वो बोलते हो उसमें कन्वर्ट करके भी लगाएं। अगर क्या नाम है वन ऑन फेलियर ऑफ एन एम्प्लॉयर टू कंप्लाई विद द provision of this section, any employer of organization may file a petition before the district court on having been found guilty. The employer shall be liable to fine इनको या तो 100,000 जो है ना रुपीज़, या तो वो फिर इनको फ़ाइन होता है, या तो फिर 25,000 रुपीज़ अगर ये लोग ऐसे कंप्लाई ना करें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।